काले धन एवं व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। आज पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में दो महान विभूतियों योग ऋषि स्वामी रामदेव जी एवं श्री अन्ना हजारे जी का अभूतपूर्व संगम हुआ तथा राष्ट्र के नवनिर्माण की अहिंसक लड़ाई को आगे ले जाने के लिए भावी योजनाओं पर विचार विमर्श हुआ। इस अवसर पर श्री अन्ना हजारे जी का पतंजलि योग पीठ में भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, जननायक अन्ना हजारे जी एवं राष्ट्र नायक योग ऋषि स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन से लोगों को भावी योजनाओं से अवगत कराया। पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री आप मंच पर हैं। इस पूरे संस्थान की रचना में, संरचना में, सृजन का कार्य करने में पूज्य आचार्य श्री का तो अहर्निश योगदान रहा ही। पूरे समाज और राष्ट्र के मानवता के कल्याण के लिए आयुर्वेद शिरोमणि परम पूज्य आचार्य जी 5000 जड़ी बूटियों पर एक विश्व भेषज संहिता का निर्माण कर रहे हैं। हम अपने सभी राष्ट्र भक्त भाइयों बहनों की ओर से पूज्य आचार्य श्री के चरणों में कोटिशा नमन करते हैं। उनके तप को, उनके परिश्रम को प्रणाम करते हैं। उन्हें आग्रह करता हूं कि वो अपना आशीर्वाद दें। पूज्य आचार्य जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में नमन, परम श्रद्धेय अन्ना जी के चरणों में नमन। और यहाँ पर इस आज अभियान में, इस पतंजलि के प्रांगण में उपस्थित भाई केजरीवाल जी, भाई मनीष जी, भाई संजय जी और भारत स्वाभिमान के हमारे सभी मुख्य केंद्रीय प्रभारीगण और पूरे भारतवर्ष से प्रत्येक तहसील से पधारी हुई हमारी पूज्य मातृशक्ति और हमारी आदरणीय बहनों, देश करवट ले रहा है। यह तो हमें सुनिश्चित करना है कि उसमें हमारी भूमिका क्या होने वाली है। इतिहास बनता है, बनने के बाद में लोग उस इतिहास की चर्चा करते हैं, तो उस इतिहास में ऐसा ना लिखा जाए कि जब इतिहास बन रहा था उस समय पर हम भी थे पर हमने अपनी भूमिका अदा नहीं की। तो समय आपको पुकार रहा है, इस समय की पुकार को हम सुने। माँ भारती के करुण क्रंदन को हम महसूस करें, उस पीड़ा को हम देखें, जिस स्वप्न को हमारे वीरों ने, शहीदों ने जो एक संकल्पना की थी, जो सोचा था, आज कहाँ है वह वीरों और शहीदों का सपनों का भारत। हमें उस भारत का निर्माण करना है। उस भारत के निर्माण के लिए परमपिता परमात्मा की कृपा से हमें श्रद्धेय स्वामी जी जैसा एक संत मिला, तो आदरणीय अन्ना जी जैसा एक सैनिक हमें मिला। ये देह से वृद्ध हो सकते हैं, इनके हृदय में, इनके मन में, इनके विचारों में, इनके संकल्प में बहुत दृढ़ता है। ये बहुत हृदय से युवा है। तो ऐसे महापुरुषों को पाकर के भी यदि हमने उनका साथ नहीं दिया तो मैं समझता हूं कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी एक बहुत बड़ी भूल होगी। मुद्दे सब आप जानते हैं, जिन मुद्दों को श्रद्धेय स्वामी जी ने उठा करके 4 जून को हम रामलीला मैदान पहुंचे थे। श्रद्धेय स्वामी जी ने क्या मांगा था और उससे श्रद्धेय स्वामी जी को क्या मिलने वाला था। श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि काला धन को विदेश से लाओ, भ्रष्टाचार को मिटाने की व्यवस्था करो, व्यवस्था परिवर्तन की बात करो, जो अन्याय और अत्याचार देश की एक आम जनता को सहना पड़ रहा है उससे जनता को मुक्त करो। तो आप सोच सकते हैं कि काला धन लाओ कहने पर
मांगने वालों पर प्रताड़ित करने वाले वो कौन लोग हो सकते हैं। यह तो ऐसा ही हुआ कि चोरों से हम कह रहे हैं कि तुम जो है चोरी का माल लोगों में बांट दो, तो ये प्रेम से बांटने वाले नहीं हैं, ये प्रेम की पुकार को सुनने वाले लोग नहीं हैं। यदि वो प्रेम होता, वो देशभक्ति होती, भावना होती, देश के लिए पीड़ा होती, तो शायद माँ भारती के साथ ये गद्दारी ही क्यों करते। तो इन्होंने देश को लूटा है, इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, तो वह प्यार से मानने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि जो आसुरी शक्ति से परिपूर्ण लोग होते हैं, जो असुर लोग होते हैं, वह सात्विकता वाली भाषा को उस रूप में नहीं समझते हैं, परंतु जब सात्विक की शक्तियाँ इकट्ठी हो जाती हैं तो आसुरी शक्तियाँ कितनी भी बलशाली क्यों न हो, एक बार उनको हारना ही पड़ता है। आसुरी आतताई बलशाली हो सकता है, पर वो कभी दीर्घकालिक नहीं हो सकता है। आप हमारे अतीत को देखें, इतिहास को देखें, देव लोग हवन करते रहे, यज्ञ करते रहे, दानव उस हवन में रुधिर और मांस डालते रहे, तो श्रद्धेय स्वामी जी, अन्ना जी जो कर रहे हैं वह तो यज्ञ है, और जो विघ्न बाधाओं के रूप में ये राक्षस लोग डाल रहे हैं वो दानवों का विघ्न है। तो हमें इन दानवों से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, इनसे अपने आप को हार मानने की जरूरत नहीं है। बस आवश्यकता है हम अपनी पूरी शक्ति और ऊर्जा से इस अभियान में जुट जाएं। कल के लिए शक्ति बचा करके हमें नहीं रखनी है, क्योंकि यदि आज हम पूरी शक्ति को लगाएंगे तो कल के लिए शक्ति तो भगवान फिर दे देगा। यदि बचा करके रखोगे तो भगवान उस शक्ति को भी छीन लेंगे। इसलिए कल की परवाह नहीं करना। अभी माननीय अन्ना जी कह रहे थे, कितने 16 केस चला रखे आपके ऊपर, कोर्ट केस, इनके ऊपर भी 16 केस हैं। और यदि हमारे पर बात करें तो 60 से ज्यादा नोटिस हमारे ऊपर है। हमने सोचा कि ये जो नोटिस हैं ये बंदर की भभकी है, ये डराना चाहते हैं, भयभीत करना चाहते हैं, और ये देखना चाहते हैं कि आप में कितना दम है। जो जिसके अंदर दम है, इन आसुरी शक्तियों की तामसिकी हवाओं से नहीं बुझा करते हैं, उनसे तो वो दीपक और भी रोशनी और तेज को देते हैं। तो इसीलिए हम सब मिल करके पूरे देश के लोगों से भी, क्योंकि मैं इसी बात के लिए हमेशा कहता हूं कि जब एक सन्यासी, जब एक 80 वर्ष का युवा इस अभियान में अपने आप को संपूर्ण लगा सकता है, तो बाकी हम क्यों नहीं लगा सकते। तो सर्वस्व अर्पण करके भी यदि हम माँ भारती के आन बान और शान की रक्षा कर सकें तो यह हमारे जीवन की सफलता होगी, और उस सफलता से देश को सुख मिलेगा, देश के लोगों के जीवन का स्तर सुधरेगा। तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि आपको आत्मतुष्टि के साथ में मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। तो आइए हम सब मिलकर के एक संकल्प के साथ, एक दृढ़ता के साथ इस महाअभियान में किसी भी तरह की आने वाली प्रतिकूलताओं, विपदाओं और बाधाओं से मुक्त होकर के इस अभियान में जुटे। कहीं भी किसी भी तरह से कोई नकारात्मकता या कमजोरी आपके मन में ना आ पाए, यही आह्वान करता हुआ और आप सबको पुनः मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। अभी श्रद्धेय आचार्य श्री ने आपके समक्ष भारत स्वाभिमान और राष्ट्र की वेदना को लेकर जो बात रखी है, उससे पूरे राष्ट्र में एक जन आंदोलन पुनः खड़ा हो रहा है। आज पूरा विश्व पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य श्री की और वंदनीय आदरणीय अन्ना जी की ओर निहार रहा है। आदरणीय अन्ना जी लोकतंत्र में आंदोलन की पहचान बन चुके हैं। युवाओं में उत्साह की बात हो तो युवाओं के हृदय की धड़कन आज अन्ना जी बन चुके हैं। अन्ना जी लोकतंत्र की आवाज ही नहीं, करोड़ों करोड़ों भारतीयों के पुकार, उनकी आशा का केंद्र बन चुके हैं। वतन परस्ती का जज्बा जवान रखते हैं, बहुत संभाल कर अपने पुरखों की शान रखते हैं। ये कह दो मुल्क के नापाक ठेकेदारों से, तुम हमें क्या मिटाओगे, हम अपने सीने में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने सीने में हिंदुस्तान रखते हैं। ऐसे महामना आदरणीय अन्ना जी जो अपने सीने में हिंदुस्तान रखते हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूं और अपना आशीर्वाद
आप सब पर बरसाएं, इस राष्ट्र पर बरसाएं और परम पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य श्री के साथ मिलकर इस राष्ट्र को एक नई दिशा और नया संबल प्रदान करें। आपकी जोरदार करतल ध्वनियों के बीच में आदरणीय अन्ना जी। जय शिवाजी, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आदरणीय अन्ना जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इंकलाब इंकलाब। धन्यवाद। वंदनीय पूजनीय बाबा रामदेव जी, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, हमारे साथी अरविंद जी, मनीष जी, आदरणीय व्यासपीठ, देश के कोने कोने से आए हुए मेरी माता बहनें, वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध आदरणीय व्यक्ति, सब बहनें और भाइयों, मैं आपसे कोई ज्ञान की बातें नहीं बताऊंगा, लेकिन जिस उद्देश्य से बाबा जी ने आपको बुलाया है कि एक देश को हमें खड़ा करना है, बलशाली भारत को बनाना है। आज़ादी के बाद महात्मा गांधी ने एक सपना देखा था। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन बलशाली भारत को खड़ा करना है तो कैसे खड़ा करेंगे? तो गांधी जी ने संदेश दिया था, गांव में चलो, स्वावलंबी गांव, स्वयं पूर्ण गांव, स्वयं शासित गांव। ऐसे गांव जब तक नहीं बनेंगे तब तक देश नहीं बनेगा। लेकिन स्वावलंबी गांव के साथ साथ जो विकास हम गांव का कर रहे हैं, उस विकास में जो भ्रष्टाचार का पर्कुलेशन लगा है उसको भी रोकना जरूरी है। ये दोनों काम एक ही सिक्के के दो बाजू है। एक तो डेवलपमेंट करना है, ग्रामीण विकास, और विकास में जो पर्कुलेशन लगा करप्शन का, उसको भी रोकना है। ये दोनों बातें जब हम करेंगे तो कल का भविष्य दूर नहीं, इस समाज का, इस देश का। मैं ऐसे मानता हूं कि देश के हर हिस्से से आप यहाँ बहनें आई हैं। आचार्य श्री ने अभी जो बताया, जाने से पहले हम प्रतिज्ञा करें कि हम इस देश को खड़ा करना है। अभी प्रतिज्ञा करके निकल जाए और ध्येयवादी बनकर काम में लग गए तो झटपट नहीं, आने वाले 8-10 साल में बलशाली भारत का सपना पूरा हो जाएगा। वो काम हमें करना है। सब बहनों को मेरी विनती है, क्यों करना है, क्यों करना है इस बात को, ध्येयवादी क्यों बनना है? आज हम देख रहे हैं ये सब बाहर। मैं हमेशा कहता हूं, ये सब लोग दौड़ रहे हैं बाहर। रेल के लिए टिकट नहीं मिल रहा, बस के लिए टिकट नहीं मिल रहा, हवाई जहाज के लिए टिकट नहीं मिल रहा। हर एक आदमी दौड़ रहा, दौड़ रहा, दौड़ रहा, दौड़ रहा, दौड़ रहा। सवेरे 4 बजे उठता है, रात को 10 बजे तक भाग दौड़ में लगा है। और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा। स्मशान भूमि में जाने तो कोई भी रुकता नहीं। अरे दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं। उम्र भर मेरा 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 मेरा, हाथ में देखो कुछ नहीं।
कई लोग तो मेरा मेरा कहकर भी रुकते नहीं। मेरा वो मेरा, लेकिन तेरा वो भी मेरा, ऐसे प्रवृत्ति बढ़ रही है और हाथ में कुछ नहीं। अभी जैसे हम लोग शादी नहीं किया लेकिन परिवार छूटा नहीं, ऐसे आप लोग परिवार करते करो, लेकिन छोटा करते हैं ना, साथ साथ बड़ा करो। कब होगा बड़ा? पड़ोसी के बारे में सोचो, गांव के बारे में सोचो, समाज के बारे में सोचो, देश के बारे में सोचो, और अपने परिवार से 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितना समय निकाल सकते हो उतना निकालो और उनके लिए दे दो, तो बड़ा परिवार होगा, बड़ा परिवार होगा। जो आज बाबा जी ने आपको यहाँ बुलाया, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास में हम आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ेंगे? बहुत बार ऐसे होता है कि ग्राम विकास करना तो क्या करना? पंचायत की बिल्डिंग 2 मंजिल की बनानी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बिल्डिंग पर स्लैब डालना, रास्ते पक्के बनाने, नल योजना लानी, तो गांव का विकास हो गया। ये करना है, लेकिन इतना करने से ग्राम विकास नहीं होगा। ये सब करना है हमें। पंचायत की बिल्डिंग बनानी है, नल योजना लानी है, सब करने हैं, लेकिन गांधी जी कहते थे देश को बदलने के लिए पहले जो गांव बदलना है, और गांव बदलने के लिए गांव का आदमी बदलना है। जब तक आदमी नहीं बदलेगा तब तक गांव नहीं बदलेगा। वो काम हमें करना है, और यह संभव नहीं, संभव है। मेरा कहने का मतलब है कि बहनों ने इस बात को सोचना है। ये देश को बदलने के लिए हमें गांव बदलना है, लेकिन गांव बदलने के लिए गांव का आदमी बदलना। कौन आदमी? कि वो गांव का आदमी ये सोच रहा है मैं खुद के लिए जीऊंगा, लेकिन मेरा पड़ोसी, मेरा गांव, मेरा समाज, मेरा देश, इनके लिए मेरा कुछ कर्तव्य है। ये भावना निर्माण होने वाला आदमी को निर्माण वो करना है। ऐसे आदमी कैसे निर्माण होगा? सरकारी अनुदान से होगा, उद्योगपति के ग्रांट से होगा, किसी के डोनेशन से होगा। अनुदान डोनेशन से आदमी नहीं बदलेगा। अगर बदलता तो उद्योगपति ने इस देश को कब का बदलना था। लीडरशिप ये जरूरी है, लीडरशिप। और वो आप बहनें बैठी है, मैं मानता हूँ कि आप सब लीडरशिप है, लीडरशिप। अभी आपने ये काम करना है, तो एक काम करते समय 2-3 बातें ध्यान रखना। शब्दों से परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ शब्दों से परिवर्तन नहीं होगा। आज़ादी के 65 साल बताने वाले लोग बहुत हो गए। अभी देखा ना, इलेक्शन के टाइम पर 2-2 घंटा पूरे नहीं भाषण देने में, लेकिन बोलते ऐसे बर्ताव नहीं, प्रभाव नहीं होता। तो शब्दों से परिवर्तन नहीं होगा, कथनी और करनी दोनों को जोड़ना है। जो बाबा जी बोलते हैं कभी कभी, कथनी और करनी दोनों को जोड़ना है। सिर्फ कथनी से काम नहीं बनेगा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी एक जगह पर कहते हैं, कथनी मीठी खांड सी, कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए। कथनी छोड़ करनी करे तो विष का अमृत होए। कथनी छोड़कर करने की तरफ बढ़ जाए तो विष का अमृत हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जब ये प्रतिज्ञा करके जाएंगे और पड़ोसी, गांव, समाज, देश के लिए कुछ काम करना है, तो 2-3 बातें ध्यान रखना। चारित्र को संभालना, चारित्र बहुत जरूरी है। शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन। जीवन में थोड़ा त्याग करना पड़ता है। ये हमारे देश की भूमि ये त्याग पर आधारित है। हमेशा त्याग सिखाते आइए। हमारी भूमि, भारत की भूमि त्याग पर आधारित है। हमेशा त्याग सिखाते आई वो। देखा ना, आज़ादी के लिए कितना बड़ा बलिदान हुआ, त्याग।
तो किसी न किसी को त्याग करना पड़ता है। तो मेरी विनती है आप बहनों को, एक बात और ध्यान रखना है, इस देश को बदलने के लिए आप परिवर्तन का काम करेंगे। आपके काम से किसी न किसी की प्रतिष्ठा कम होने वाली है, वो आपको विरोध करेगा, और जब आपको विरोध होगा तो आपका मन को थकावट आ जाएगा। अरे हम इतना काम करते हैं समाज के लिए, फिर भी हमारी निंदा होती है, फिर भी लोग हमें गाली देते हैं। आपके काम से जिनकी प्रतिष्ठा कम होने वाली है वो आपको विरोध करेंगे। आपके काम से जिनका वोटिंग को धक्का लगने वाला है वो आपको विरोध करेंगे। ये सब विरोधक खड़े हैं। ऐसे समय पर नैराश्य जीवन में नहीं आने देना। ऐसे समय पर नैराश्य को जीवन में नहीं आने देना। अपमान सहन करने की शक्ति रखो। इंडिविजुअल अपमान को सहन करो। हम सामान्य लोग हैं। संत ज्ञानेश्वर की क्या हालत बनाई लोगों ने, संत तुकाराम की क्या हालत बनाई लोगों ने, महापुरुषों की हालत बनाई है। नहीं नहीं, जिस पेड़ में फल होते हैं उसी पेड़ पर लोग पत्थर मारते हैं। जिस पेड़ में फल ही नहीं वहां कौन पत्थर मारेगा? फल लगे ना, पत्थर मारेंगे लोग। ऐसे समय पर अपमान को सहन करो, अपमान को सहन करो। जितना अपमान सहन करने की शक्ति आप में होगी उतनी काम की ऊंचाई बढ़ेगी। सामूहिक अन्याय को नहीं पीना। सामूहिक अन्याय होता है समाज पर, उस टाइम पर नहीं पीना, डटकर खड़े होना है लड़ने से। हमारी कोई निंदा करता है तो पियो, देश को हमें बनाना है ना। अभी देखो बाबा जी, आचार्य सिंह हमारी कितनी निंदा करते लोग, कितनी निंदा करते हैं। तो हम पीते हैं, पीते हैं। सत्य हमेशा सत्य होता है। सत्य कभी झूठ नहीं होता। सत्य के मार्ग से कठिनाई आती है, बहुत अड़चनें आती है सत्य के मार्ग से चलने वाले लोगों के सामने। लेकिन इतिहास में सत्य आज तक पराजित नहीं हुआ। सत्य कभी पराजित नहीं हुआ। कठिनाई आती है, पराजित नहीं हुआ सत्य। सत्य के मार्ग से चलते रहो। ये 4-5 बातों को ध्यान रखो। मुझे विश्वास है अगर आज जाने से पहले आपने प्रतिज्ञा की और जाकर इस काम को शुरुआत किया तो आगे आने वाले 8-10 साल में ये भारत का नक्शा दिखाई देगा। आप बहनों के माध्यम से ये भारत का नक्शा दिखाई देगा। अभी बाबा जी बोलते हैं विदेश का काला धन लाना, क्या बुरा है? लेकिन काला धन बाहर आ गया तो आज जो लोग इधर बैठे हैं सरकार में, आधे लोग जेल में जाएंगे। इसलिए उनको चाहिए नहीं चाहिए, नहीं काला धन नहीं लाना, क्योंकि हमारे मंत्री जेल में जाएंगे फिर क्या फायदा। अभी हम कहते हैं जन लोकपाल लाओ। अगर जन लोकपाल आ गया तो आज सत्ता में बैठे लोगों में से आधे लोग जेल में जाएंगे। इसलिए उनको नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। लेकिन आप हम मिलकर अभी खड़े हो गए हैं। एक ना एक दिन उनको करना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। काला धन लाना पड़ेगा, जन लोकपाल बिल कानून बनाना पड़ेगा, राइट टू रिजेक्ट लाना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन लाना पड़ेगा। सरकार में कितने लोग लोकसभा और विधानसभा में गुंडा लोग गए, आप पढ़ रहे? ये क्यों हो रहा? इसकी जगह पर तो पक्ष और पार्टी गुंडा को टिकट नहीं देगी। वो काम हमें करना है। मान लो कि आपके मतदार संघ में 10 उम्मीदवार खड़े हैं और वोटर बोलता है ये तो सब गुंडा है, मैं किसको वोटिंग देना, ये तो सब गुंडा है।
तो हमारा कहना है कि कानून बनाओ, 10 उम्मीदवार खड़े हैं, 11वां चिन्ह डाल दो, सबसे लास्ट नापसंदी, 11वां चिन्ह नापसंदी। अभी वोटर देखेगा, ये 10 मुझे पसंद नहीं है, नापसंदी पर मोहर लगाएगा। और 10 उम्मीदवार से नापसंदी और मोहर ज्यादा लग गया, इलेक्शन रद्द, फिर इलेक्शन ले लो, बंटवारा करो पैसा। कहां तक बंटवारा करते? और जो इलेक्शन रद्द हो गया, जो उम्मीदवार खड़े थे उनको दोबारा खड़ा होने की इजाजत नहीं कानून में। तो क्या पक्ष और पार्टी गुंडा को टिकट देगी? ऐसे गुंडा लोगों को टिकट देगी? नहीं देगी। वो काम हमें करना है आगे के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन, लोकसभा विधानसभा से ग्राम सभा बढ़ी है। आप बहनें इधर बैठे हैं, अपने अपने राज्य में जाकर जगाओ लोगों को। ग्राम सभा, लोकसभा विधानसभा से ग्राम सभा बढ़ी है, ये जगाओ लोगों को। क्यों बढ़ी है? ग्राम सभा किसी ने बनाई नहीं, संविधान बनाकर रखा है। क्या कहा? 18 साल की उम्र हो गई, वोटिंग करने का अधिकार आ गया, ग्राम सभा का मेंबर हो गया। एक बार मेंबर हो गया, मरने तक मेंबर है। ग्राम सभा कोई इलेक्शन नहीं, वो स्वयंभू है, सार्वभौम है। इसलिए हमारा कहना यह है, किसी गांव की जमीन लोकसभा और विधानसभा को एक्वायर करनी है तो ग्राम सभा का परमिशन जब तक नहीं लेंगे तब तक जमीन एक्वायर नहीं हो सकती है। कानून बनाओ, ग्राम सभा। गांव में जो पैसा आता है खर्चा करने से पहले पंचायत में ग्राम सभा को पूछकर खर्चा करना। ग्राम सभा को बिना पूछे खर्चा किया तो ग्राम सभा सरपंच और डेप्यूटी सरपंच को डिसमिस करेगी, ग्राम सेवक बरतरफ। कानून ये शुद्धिकरण लाना है। सब बहनों ने जाकर, आप झांसी के रानी के वारसदार हैं, झांसी के रानी के वारसदार है। ये महिला नाम की गठड़ी है ना, इसको फेंकना है। स्त्री और पुरुष एक ही रथ के दो पहिए, समान जाने चाहिए। अपने परिवार का रथ हो, अपने परिवार का रथ हो, अपने गांव का रथ हो, अपने तालुका का रथ हो, चाहे जिला का रथ हो, देश का रथ हो, ये दोनों पहिए समान जाने चाहिए। तो ये अब में जागृति जो आ रही है वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि बहनों ने जागरूक होना। आज तक बहनों को द्वितीय स्थान पर रखा। पुरुषों ने, पुरुष प्रधान संस्कृति ने महिलाओं को द्वितीय स्थान पर रखा। इसको निकाल दो। एक ही रथ के दो पहिए समान जाने चाहिए। हाँ, तो आगे के लिए हम तो चाहते हैं कि आगे लोकसभा, विधानसभा, ग्राम सभा तक 50% महिलाओं को रिजर्वेशन चाहिए। 50% होना चाहिए। क्यों? जितने पुरुष करप्टेड है उतने हमारे बहनें करप्टेड नहीं, इसलिए बहनों ने आना चाहिए, इसलिए आना चाहिए। बहनें इतने करप्टेड नहीं है जितने पुरुष है। तो इस बात, लेकिन आपको, आपका मन थोड़ा गंभीर होना चाहिए। ये महिला नाम की गठड़ी फेंक दो। मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं, पुरुष में कैसे जाओ, मेरे गलती हो जाएगा। इसको निकाल दो सर से। एक ही रथ के दो पहिए समान जाने चाहिए। तो मैं काफ़ी देर आपसे बात किया, ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। मैं फिर से विनती करता हूँ, आपका स्थान बहुत ऊंचा है। मैं मेरी किताब लिखी है, उसे स्त्री का स्थान बहुत ऊंचा स्थान है। अरे विवेकानंद को जन्म देने वाली और बनाने वाली स्त्री है ना। छत्रपति शिवाजी को जन्म देने वाले और बनाने वाली स्त्री है ना। ऐसे महापुरुष को से पुरुष न बनाए, वो तो स्त्री का स्थान बहुत ऊंचा है। इस तरह से हम देख रहे हैं। मैं जो कर रहा हूं थोड़ा सा मेरे माँ के संस्कार है। बाबा और
आचार्य श्री के, ये हमारे परिवार के संस्कार, परिवार के संस्कार से हम थोड़ा बहुत कर सके। तो आपकी भूमिका दुय्यम है। एक तो माँ के भूमिका है, दूसरा गृहिणी की भूमिका है। अपने बच्चों पर भी संस्कार अच्छे करने जरूरी है। सिर्फ संस्कार केंद्र में बच्चों पर सही संस्कार नहीं होते, हर परिवार संस्कार केंद्र बनना जरूरी है। हर परिवार संस्कार केंद्र, परिवार के संस्कार, फिर स्कूल कॉलेज के संस्कार, जनरल वातावरण, इससे फिर महापुरुष निर्माण होते हैं। कल के महापुरुष जो निर्माण करने, वो आप परिवार से जो संस्कार होंगे उससे वो महापुरुष बनेंगे। ये भी काम हम सब करना है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं मेरे शब्द को यही पूर्णाराम देता हूँ। लेकिन एक बात हम लोग कभी तय किया, मैं तो सोचता हूँ, बाबा जी से विनती किया है कि काला धन वापस लाना है। तो बाबा जी जब जब आंदोलन करेंगे हम उनके साथ मिलकर आंदोलन करेंगे देश में। और भ्रष्टाचार को रोकने वाला आंदोलन देश में जहां जहां होगा वहां बाबा खड़े होंगे। ये दोनों मिलकर अभी आगे इस देश को बचाना है। हम लोग ये तय किया है कि दिल दिया है, जान भी देंगे, ये वतन तेरे लिए जान भी देंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इंकलाब इंकलाब। धन्यवाद। परम पूज्य ऐतिहासिक क्षण है पूरे राष्ट्र का और पूरे विश्व का। एक नया इतिहास आज पतंजलि योगपीठ से लिखा जा रहा है और आप भी गौरवशाली हैं कि आप इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज राजनीतिक भ्रष्टाचार और विदेशी कंपनियों के लूट के खिलाफ एक आंदोलन कर रहे हैं। उनकी लड़ाई देश के भ्रष्ट नेताओं के साथ साथ विदेशी कंपनियां चलाने वाले उन कॉरपोरेट सेक्टर के लोगों के साथ भी है। और इस लड़ाई में हमारे ये दोनों महापुरुष, महानायक जब हमारा नेतृत्व करने के लिए आगे आएंगे तो कोई ताकत इस आंदोलन को रोक नहीं सकती। देश के करोड़ों राष्ट्रभक्तों की उम्मीद और आशा की किरण परम पूज्य स्वामी जी महाराज को हम सब की ओर से कोटिशा नमन करते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज देश भर से हजारों किलोमीटर दूर से आप आए और एक संकल्प लेकर के कि हम आत्मरक्षा तो करेंगे ही, राष्ट्र रक्षा का भी सबने व्रत लिया है। आदरणीय अन्ना जी ने एक बहुत पुराना गीत गाते हैं, चलो दो शब्द उसके बोलते हुए आगे बढ़ते हैं। दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तो चलो गाओ मिलकर। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तुम, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तुम हो। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन
है वतन तेरे लिए, है वतन तेरे लिए। बोले भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद। आज पतंजलि योग पीठ के इस पावन परिसर में और सृष्टि के आदिकाल से कोटि कोटि ऋषि मुनियों ने जिस पुण्य धरा पर तप किया, ऐसे इस पुण्य क्षेत्र कुंभ क्षेत्र हरिद्वार में आदरणीय अन्ना हजारे साहब का पूरे योग पीठ परिवार की ओर से और पूरे राष्ट्र की समात्र शक्ति योग की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, उनका बहुत बहुत वंदन है। एक तरफ इस देश की करोड़ों वर्ष पुरानी वैभवशाली संस्कृति, जिस भारत ने पूरे विश्व का नेतृत्व किया, धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से, भारत जितना शक्तिशाली राष्ट्र पूरे विश्व का कोई नहीं रहा। विश्व को सबसे पहली चिकित्सा व्यवस्था भारत ने दी, महर्षि चरक, शिष्य, धन्वंतरी आदि। विश्व की पहली कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था भारत के ऋषियों ने दी। विश्व की पहली चिकित्सा व्यवस्था भारत के ऋषियों ने दी। इतना ही नहीं, राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले बापू तलपड़े ने मानव रहित विमान आसमान में बना करके उड़ाया और वह सकुशल वापस लौट करके आया। विज्ञान और तकनीकी में भी ये भारत विश्व गुरु रहा है। लेकिन इतना महाशक्तिशाली भारत आखिर आज दरिद्र हो गया है। मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है। 1 घंटे में 2 मां बहन बेटियों के साथ कम से कम बलात्कार की घटना घटती है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट ही कहती है 3 की दहेज के लिए हत्या कर दी जाती है। इंटरनेशनल हंगर रिपोर्ट जब तैयार होती है और उसमें भारत के आंकड़े जब तैयार होते हैं कि भारत में हर वर्ष 7 से 9 लाख अर्थात औसत करीब हर दिन 20,000 बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, गरीब, बेबस, लाचार लोग अकाल मौत की मुंह में समा जाते हैं हंगर और मेलन्यूट्रिशन के कारण से, भूख और कुपोषण के कारण से। और देश और विदेश में करीब 400 लाख करोड़ रुपए काला धन हो जाता। लोग कहते बाबा ये आंकड़ा कहां से लेकर के आए? मैं कहता हूं बाजार में देख लो, इसके लिए कहीं आपको जांच एजेंसियां लगाने की जरूरत नहीं है। शराब के ठेके के ऊपर यदि आपको 1 लाख की दारू मिलेगी तो मुश्किल से 10-20 हजार रुपए का बिल मिलेगा। 80-90% दारू वो काला धन है वहां पर, ड्रग्स के अंदर। आप किसी भी दुकान से जहां गुटखे की वो आप देखते हैं पुड़िया लगी होती हैं, उनसे जाकर के पूछो वहां पर आपको कोई बिल नहीं मिलेगा। ये देश सारा का सारा लूट लिया, ऊपर से तो लूटा ही, नीचे से भी लूट लिया। प्राकृतिक संसाधनों की लूट जितनी बड़ी हिंदुस्तान में हुई है, कहां हुआ है इतनी लूट? यहां धरती को लूट लिया। धरती माता के गर्भ में जो सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, जो कोयला, जो लोहा, जो एल्युमिनियम, गैस, पेट्रोल, सब कुछ लूट लिया। और यदि ये लूट ना बंद हुई तो आने वाले 50 वर्षों में इस धरती मां का गर्भ पूरी तरह से, जो रत्न गर्भा धरती माता है, वो खोखला हो जाएगा। आसमान लूट लिया। ये जो 2G स्पेक्ट्रम आदि का वैज्ञानिकों ने तरंगे बनाई संवाद के लिए, दूर संचार के संसाधनों को और ज्यादा विकसित करने के लिए। अब घोटाले भी सैकड़ों हजारों करोड़ में नहीं, लाखों करोड़ में होने लग गए। ज्ञात इतिहास में जितनी लूट हिंदुस्तान के अंदर हुई है पूरे जहान में कहीं नहीं हुई। इस लूट को बंद करना है और लूटा हुआ जो देश का धन है वो भी देश को वापस दिलाना है। ये काम सबको मजबूती से आगे बढ़ाना। प्राकृतिक संसाधनों की लूट, ड्रग्स के नाम पर लूट, और
ये जो सामान्य भ्रष्टाचार तो हम देखते ही हैं, जिसके बारे में आदरणीय अन्ना हजारे साहब ने चर्चा की, भाई अरविंद जी ने चर्चा की, भाई मनीष जी ने चर्चा की। भ्रष्टाचार के कई चेहरे हैं। जब हम सरकारी दफ्तरों के अंदर काम करने के लिए जाते हैं तो हर काम के बदले दाम देना पड़ता, वो तो एक तरह का भ्रष्टाचार है। लाखों करोड़ रुपए का जो बजट बनता है उसका 80 से 90% पैसा लूट लिया जाता है, वो दूसरा भ्रष्टाचार है। प्राकृतिक संसाधनों को लूट लिया जाता है, वो फिर तीसरा भ्रष्टाचार है। फिर काला धन, चाहे वो ड्रग्स के अंदर है, चाहे वो रियल एस्टेट के अंदर है, चाहे वो काला बाजारी के अंदर है। अब इस भ्रष्टाचार को तो मिटाना ही है। इसके लिए मजबूत लोकपाल भी बनाना है, स्थापित, और जो कानून तंत्र है, न्याय तंत्र है, उसमें भी एक बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता। सदाचार को भी बढ़ाना है, जिससे कि भ्रष्टाचार का विचार ही लोगों के हृदय में पनपे ही नहीं। और तमाम जो राष्ट्र के ज्वलंत प्रश्न हैं, जिनके संदर्भ में आदरणीय अन्ना हजारे साहब बात कर रहे थे, चाहे वो गांव का प्रश्न है, आज एक चपरासी का भी मिनिमम वेतनमान निश्चित कर दिया गया है, होना ही चाहिए। एक अकुशल श्रमिक, कसुर श्रमिक के नाम से श्रम के बारे में अलग अलग मापदंड अपनाए जाते हैं, और उसमें एक साधारण श्रमिक का भी श्रम तय कर दिया गया है। लेकिन जो किसान पूरे देश को अन्न खिलाता है, उसको उसकी फसल का लागत मूल्य नहीं मिलता है। यह भी अभियान चलाना होगा कि एक, जब सारी चीजों के लिए आय आयोग बन गए तो एक राष्ट्रीय किसान आय आयोग भी बनना चाहिए, और किसान की उसके फसल का कम से कम लागत मूल्य तो मिलना ही चाहिए। और जिस दिन ये मिलना शुरू हो गया, हिंदुस्तान का किसान फिर आत्महत्या करने के लिए विवश नहीं हो। बहुत काम करना। शिक्षा में भारतीय भाषाओं का प्रश्न है। आज जापान के नागरिकों को अपनी भाषा में पढ़ने का अधिकार है। आज जर्मनी के नागरिकों को अपनी भाषा में पढ़ने का अधिकार है। आज इटली के नागरिक हो या फ्रांस के नागरिक हो, चीन या रूस के नागरिकों को उनके अपनी भाषा में पढ़ने का अधिकार है। भारत के नागरिकों को अपने देश की भाषा में पढ़ने का अधिकार नहीं। जिस दिन भारत के नागरिकों को अपनी देश की भाषा में पढ़ने का अधिकार मिल जाएगा, उस दिन गरीब मजदूर, किसान, ये रिक्शे वाला, ठेले वाला, इसका भी बच्चा IAS IPS ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन जाएगा। उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं का में पढ़ने का अधिकार, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, तो संविधान ने हमें व्यवस्था दी है, लेकिन वो सबसे वंचित है हिंदुस्तान। और इसके लिए एक समग्र परिवर्तन की आवश्यकता है, एक समग्र क्रांति की आवश्यकता है, एक संपूर्ण आजादी के अभियान की आवश्यकता है। और अब इस भ्रष्टाचार को भी मिटाना है, किसानों को भी न्याय दिलाना है। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय के बहुत से प्रश्न हैं, उन सब का समाधान करना है। और कालाधन एक इतना बड़ा प्रश्न है। आज इतनी लूट खसोट के बाद भी भारत विश्व की चौथे दर्जे की अर्थव्यवस्था है। हमसे आगे खाली जापान, चीन और अमेरिका है। और ये जिसको हम कालाधन कह रहे हैं, ये खाली हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, हिंदुस्तान की सीमाओं से बाहर क्रॉस बॉर्डर ब्लैक मनी बहुत बड़ी मात्रा में। अब मात्र इसका थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके लिए अब राइट एंड इफेक्टिव प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा कि विदेशों में जो जमा कालाधन है उसको पहले तो राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने लूट के बाहर जमा किया ये उनकी संपत्ति नहीं, ये देश के गरीब, मजदूर, किसान, दलित, वाल्मीकि, वनवासी, आदिवासी, इस देश के 121 करोड़ लोगों का धन है, और उसके ऊपर उन्हीं का अधिकार होना चाहिए। इसकी ओनरशिप चेंज होनी चाहिए, और इसको वापस लाने के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में नया प्रोविजन होना चाहिए कि जो भी सत्ताओं के शिखर पर जो लोग रहे, चाहे कॉर्पोरेट जगत के लोग रहे या क्लास 1 ऑफिसर, जिन्होंने भी हिंदुस्तान लूटा है, या उसके लिए जिन लोगों पर आशंका है, एक जनरल पर्पस FIR का विधान करके प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में नया प्रोविजन जब हो जाएगा, जो करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को दुनिया के सभी देश समान रूप से अपराध मानते हैं, फिर उसको वापस लाने के लिए चाहे बेनिफिशियल ओनरशिप के डिक्लेरेशन की बात हो, पॉलिटिकल एक्सपोज पर्संस के तहत कार्रवाई करने की बात हो, चाहे प्रोमिसरी नोट खत्म करने की बात हो, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे विदेशों से काला धन
देश में आएगा। जिस तरह की सरकार प्रक्रिया अपना रही है, चाहे वो लोकपाल के बारे में हो या काले धन के बारे में हो, वो एक ऐसा लोकपाल बनाना चाहती है जो भ्रष्टाचार को मिटाए नहीं, अभी तो भ्रष्टाचार को बढ़ाए। और फिर कह देंगे ये हमने तो, देखो अन्ना जी ने बोला था लोकपाल बना दो, भ्रष्टाचार मिट जाएगा, हमने तो बना दिया, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं मिटा। फिर देश के लोगों में निराशा आ जाएगी। ये लोकपाल की नियुक्ति और निष्कासन की प्रक्रिया सही नहीं अपनाना चाहते। ये सीबीआई के एंटी करप्शन विंग को लोकपाल के अंडर में नहीं लाना चाहते। ये लोकपाल अपनी कठपुतली बनाना चाहते हैं। लेकिन अब ये हिंदुस्तान जाग गया है, इनको एक मजबूत लोकपाल बनाना ही पड़ेगा और भ्रष्टाचार को मिटाना ही पड़ेगा, नहीं तो खुद मिट जाएंगे। अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, बस थोड़े से इंतजार की घड़ियां हैं। ये अंधेरा भी छटेगा, ये निराशा का भाव भी मिटेगा कि कुछ नहीं होता है साहब। नहीं, अब सब कुछ होगा, अपनी आंखों के सामने होगा और हम इस काला धन, भ्रष्टाचार और भ्रष्ट व्यवस्थाओं से मुक्त एक भारत बनाएंगे और कोई और नहीं बनाएगा। कोई और बनाए और हम जश्न मनाएं, यह हमारी शोभा नहीं। हम अपने हाथों से एक वैभवशाली भारत बनाएंगे, ऐसा सब संकल्प लेकर के जाएं। आदरणीय अन्ना हजारे साहब ने जिस बात को कहा, मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं और सरकार को बहुत बेचैनी है कि ये अन्ना और बाबा ये दोनों एक मंच पर आ जाते हैं तो फिर आगे क्या होगा। अब ये मुसीबत हमारी नहीं है, अब ये मुसीबत उनकी है। हम तो सच के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं ना। अन्ना साहब को सत्ता और सिंहासन चाहिए, न बाबा रामदेव आचार्य बालकृष्ण और आप सब भाई बहनों को न सत्ता चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न कोई पद चाहिए। यहां तो हमें देश का काला धन चाहिए, यहां तो भ्रष्टाचार मुक्त वतन चाहिए और किसी भी कीमत पर हम ये अपना हक लेकर के रहेंगे। और यदि हमारा हक यदि मांगने से नहीं मिला तो हम छीनेंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे और आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे कि ये सब कुछ घटित होने वाला है। आदरणीय अन्ना हजारे साहब ने कहा, मैं उसका पुनः समर्थन करता हूं कि लोकपाल के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब भी कोई वो आंदोलन चलाएंगे और उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जो भी बड़ी मुहिम शुरू करेंगे, उस मुहिम में हम पूरी प्रामाणिकता के साथ देंगे और काले धन की लड़ाई में हर मुकाम पर अन्ना हजारे साहब हमारे साथ में होंगे। हम मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे और हम जीतेंगे। ये आज का दिन बहुत दिनों से बाट जो रहे थे देश के लोग कि आगे क्या होगा। अब आगे जो कुछ होगा वो शुभ ही होगा और उससे देश के लिए इस निराशा और अंधेरे भरे वातावरण में आशा और विश्वास जगेगा। बस इतनी सी बात कह करके कि यह लड़ाई अभी शुरू हुई है। लड़ाइयां वहां लंबी लड़नी पड़ती है और लंबी लड़ाई लड़ने के लिए हम भी तैयार हैं और आदरणीय अन्ना हजारे साहब भी तैयार हैं और ये पूरा हिंदुस्तान तैयार है। और लड़ाइयों के अलग अलग फेजेज होंगे और आने वाले 3-4 महीने इस सरकार के लिए राजनीतिक दृष्टि से तो रोज उन्हीं के अखाड़े में, उन्हीं के पाले में उनको पटकनी मिल ही रही है।
उससे तो वो जैसे निपटेंगे वो वैसे निपटें, लेकिन इस बार ये देश के 121 करोड़ लोगों से कैसे निपटेंगे ये हम भी देखेंगे। अब आर पार की लड़ाई होगी और इसमें अब ये क्रूरता और बर्बरता, पहली बात तो करने का साहस न कर पाएंगे, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। बोले बाबा अब ये जो 5 राज्यों में जो कुछ हुआ, शायद कुछ तो सद्बुद्धि आएगी। मैंने कहा क्या रावण को सद्बुद्धि आई थी? उसके घर में भी बहुमत उसके पक्ष में नहीं था। उसकी पत्नी भी उसको समझा रही थी कि तू गलत कर रहा है। कंस, जरासंध और दुर्योधन को भी उनके घर में ही फूट पड़ी हुई थी, वो भी उनका साथ नहीं दे रहे थे। बोले भाई तू काम तो गलत कर रहा है, सच के साथ धर्म के साथ खड़ा हो जा, लेकिन खड़ा नहीं हुआ। जो हाल रावण और कंस का इस हिंदुस्तान में हुआ, वही हाल इन वर्तमान के रावण और कंसों का होने वाला है। मेरे से मीडिया वाले बार बार पूछते हैं, बोले बाबा रावण और कंस कौन है? मैंने कहा मेरे से ज्यादा बेहतर एनालिसिस आप खुद कर लेते हैं। इसलिए हिंदुस्तान की जनता अब बिना नाम लिए ही इनके काले कारनामों से सब कुछ जानती है और इनको इनके चाहे बस गंतव्य तक ये देश की जनता पहुंचा देगी। बस आज हम इतनी सी बात कह रहे हैं कि अब जंग शुरू हो चुकी है। अप्रैल मई महीने में ये जंग और बड़ा रूप लेगी। आदरणीय अन्ना हजारे साहब जो अभी 25 मार्च को दिल्ली में जो देश के लिए संघर्ष कर रहे थे और संघर्ष करते करते जिन्होंने अपनी जान वतन के लिए कुर्बान कर दी, उनके सम्मान करने का जो संकल्प लिया कि उससे देश के लोगों का जो जज्बा है वो कहीं कमजोर न पड़े, कि वो अकेले नहीं, उनके साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। उनका सम्मान करने का जो संकल्प लिया है और उनको हौसला देने का जो इन्होंने 25 तारीख को जो अनुष्ठान रखा है आंदोलन के एक दिन का, वहां पर एक प्रतीकात्मक एक कार्यक्रम रखा है, क्योंकि अभियान तो बहुत लंबा चलेगा। उसके लिए हम सबसे आह्वान करेंगे कि उस अभियान में तो साथ में खड़े होंगे, वो तो आगे की लड़ाई की एक तैयारी है और उसमें सबको पूरी हिम्मत के साथ आगे आना है और ये बता देना है कि तुम 1, 2, 10, 20, 100 क्या 121 करोड़ लोगों को इसी तरह से क्रूरता और बर्बरता करके मिटाने की कोशिश करोगे? यह हिंदुस्तान अब जिंदा रहेगा। तो यहां से तो लड़ाई शुरू होगी, फिर मई जून में लड़ाई आगे बढ़ेगी और मानसून सत्र तक पहुंचते पहुंचते जैसे आकाश से मेघ बरसते हैं और सारी गंदगी जहां जहां लगी होती है वहां से साफ होती चली जाती है, ऐसे इस पूरे हिंदुस्तान को इंसाफ दिलाने के लिए बड़ा आंदोलन होगा और हिंदुस्तान को इंसाफ मिलेगा, काला धन आएगा, भ्रष्टाचार भी मिटेगा। हम लड़ेंगे। बस इतनी सी बात कह करके एक बार पुनः आदरणीय अन्ना हजारे साहब का और इंडिया अगेंस्ट करप्शन कि हमारे सभी और जवान भाई यहां पर बैठे हैं, उन सबका, क्योंकि मीडिया के अंदर ये प्रश्न उठता रहता है, बाबा जी आप साथ साथ कब होंगे? मैं इनसे पूछता हूं भाई हम साथ में कब नहीं थे?
भाई हम साथ में कब नहीं थे? 2010 में 4 अगस्त को भी हम यहीं साथ में थे, इसी मंच पर। फिर जंतर मंतर पर जो पहली एफआईआर दर्ज हुई थी 14 नवंबर को, तब भी हम साथ साथ में थे। और 27 फरवरी को भी हम साथ साथ में थे। फिर उसके बाद में जंतर मंतर पर फिर जो पहला आंदोलन हुआ 6 अप्रैल को, तब भी हम साथ साथ में थे। और फिर जो अगस्त क्रांति हुई उस भी हम साथ साथ में थे। पहले भी हम साथ थे, आज भी हम साथ हैं, आगे भी हम साथ रहेंगे और देश को इंसाफ दिलाएंगे। बोले भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत प्रणाम।